हेलो एंड वेलकम टू स्टडी बडी। मेरा नाम है विनाश सिंह और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। हमारा आज का टॉपिक है नॉन अलाइन्ड मूवमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मतलब है कि किसी भी एक पावर ब्लॉक के तरफ अलाइंड नहीं होना, मतलब किसी भी एक पावर ब्लॉक को सपोर्ट नहीं करना। वर्ल्ड वॉर 2 के समय ऐसा हुआ था कि पूरा वर्ल्ड दो खेमों में बट गया था और दो पावर ब्लॉक में बट गया था। पहला पावर ब्लॉक जिसे कि यूएसए लीड कर रहा था और दूसरा पावर ब्लॉक जिसे कि यूएसएसआर लीड कर रहा था। तो 1961 में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसके अटेंडेंट्स थे यूगोस्लाविया, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, मोरक्को, लेबनान, सिप्रस, माली, गिनी, घाना, कॉन्गो, इथियोपिया, सूडान, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यमन, सोमालिया, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, नेपाल, इंडिया, म्यांमार, कंबोडिया, श्रीलंका और इंडोनेशिया, यह क्यूबा। तो इन सारे कंट्रीज ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को सपोर्ट किया था और कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। ये सारे उन देशों के प्रतिनिधि हैं जिन्होंने उस समय नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था और यह है उस समय का लोगो सितंबर 1961, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इसमें हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी हैं। ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स। जो फाउंडिंग फादर्स हैं नाम के, उनमें हम देख सकते हैं कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पंडित जवाहरलाल नेहरू, नक्रुमा फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ घाना, गमाल अब्दुल नसीर प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, अहमद सुकार्नो प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, जोसेफ ब्रॉज टीटो प्रेसिडेंट ऑफ यूगोस्लाविया। तो ये पांचों नाम के फाउंडिंग फादर्स थे जिन्होंने नाम की नींव रखी थी। देखते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या है। वैसे तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी बहुत सालों से चला आ रहा है, वैदिक काल से ही चला आ रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि रामायण के समय भी ऐसा था कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का एक एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। जब हनुमान जाते हैं रावण के लंका में, तो उस समय विभीषण, जब रावण बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और हनुमान को मारने का ऑर्डर देता है, उन्हें जला देने का ऑर्डर देता है, तब हम देखेंगे कि विभीषण कहते हैं हनुमान राम के प्रतिनिधि हैं, वो उनके एम्बेसडर हैं और उनके साथ इस तरह से व्यवहार नहीं किया जा सकता है। तो हम देख सकते हैं कि उस समय भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का एक कॉन्सेप्ट रहता है। जो मॉडर्न इंडियन फॉरेन पॉलिसी की जड़ें हैं, वो उन्हें हम इंडियन नेशनल मूवमेंट में देख सकते हैं। ये उसी समय में डेवलप हुआ था। नाम नाम का कमिटमेंट था टू फाइट अगेंस्ट कोलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। नाम के मेंबर कंट्रीज का मोटिव था कि हम किसी तरह से कोलोनियलिज्म या इंपीरियलिज्म नहीं करने देंगे। जो कंट्रीज कोलोनियलिज्म या इंपीरियलिज्म कर रहे हैं, हम उनके अगेंस्ट लड़ेंगे और जो नाम के मेंबर्स हैं, हम उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे, उन्हें सपोर्ट करेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 के समय हम देखेंगे कि यूएसए एक डोमिनेंट सुपर पावर बन के उभरता है और यूएसए और यूएसएसआर इसी तरह से एक कोल्ड वॉर में चले जाते हैं। कोल्ड वॉर के समय हम देखेंगे कि आर्म्स रेस में ये अपने आर्सेनल्स को बढ़ाते बढ़ाते न्यूक्लियर आर्सेनल्स की तरफ भी बढ़ते हैं और अपने न्यूक्लियर हथियारों में भी बढ़ोतरी करते हैं। और क्योंकि इंडिया एक नॉन कम्युनिस्ट कंट्री था, सोवियत यूनियन ने, सोवियत ब्लॉक ने इंडिया को वेलकम नहीं किया और इंडिया यूएसए से भी नहीं जोड़ना चाहता था, क्योंकि यूएसए एक कैपिटलिस्ट कंट्री था और इंडिया का मानना था कि एक कैपिटलिस्ट कंट्री न्यू इंपीरियलिज्म को बढ़ावा देता है। ये एक न्यू इंपीरियलिज्म का ही दूसरा रूप है। तो इंडिया कभी भी यूएसए के साथ नहीं जा सकता था, ये उसके नाम के पॉलिसी के अगेंस्ट था। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इंडिया न ही यूएसएसआर के साथ हो पाया था और ना ही यूएसए के साथ रह पाया था, जिसके कारण इंडिया ने अपना इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाने का निर्णय लिया और उसने नाम बनाया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को स्टार्ट किया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ये कोल्ड वॉर के समय स्टार्ट हुआ था और इसका मेन मोटिव क्या था? इसका मेन मोटिव था कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनको रिप्रेजेंट करना, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट हेल्प करना, कोलोनियलिज्म को। वैसे हम समझ सकते हैं कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मेन मोटिव क्या था? इंपीरियलिज्म और कोलोनियलिज्म के अगेंस्ट फाइट करना। और जो कंट्रीज
इंपीरियलिज्म और कोलोनियलिज्म के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं उन्हें सपोर्ट करना। तो चलिए नॉन अलाइंड कंट्रीज के गोल्स के बारे में जानते हैं। तो इनके गोल्स थे कि ये सारे देश इंडिपेंडेंट कोर्स ऑफ एक्शन डिजाइन करेंगे, ये किसी भी पावर ब्लॉक से जुड़े हुए नहीं रहेंगे, ये सारे नाम से एसोसिएटेड सारे स्टेट्स कोलोनियलिज्म को अपोज करेंगे, अपार्थाइड को अपोज करेंगे, रेशियलिज्म को अपोज करेंगे और इंपीरियलिज्म को अपोज करेंगे। नॉन अलाइंड कंट्रीज कोई भी मिलिट्री ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे और कोई भी मिलिट्री स्पेसिफिक ट्रीटी नहीं करेंगे और नॉन अलाइंड कंट्रीज के टेरिटरीज को कभी भी मिलिट्री बेस के रूप में सुपर पावर्स के द्वारा यूज नहीं करने दिया जाएगा। पांचवा गोल था जो भी कंट्रीज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फॉलो कर रहे हैं, नॉन अलाइनमेंट के तरफ जाना चाह रहे हैं, वो कंट्रीज हमेशा वर्ल्ड पीस के तरफ ध्यान देंगे और इकोनॉमिक वेलबींग को प्रमोट करेंगे। जो भी कंट्रीज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फॉलो कर रहे हैं वो कभी भी आर्म्स रेस में हिस्सा नहीं लेंगे और अपने रिसोर्सेस को बचा के अपने कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ध्यान देंगे। पॉइंट नंबर 7, वो सारे कंट्रीज जो कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फॉलो कर रहे हैं वो यूनाइटेड नेशंस में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का सपोर्ट करेंगे, उनके कॉज को सपोर्ट करेंगे, उनका हेल्प करेंगे। पॉइंट नंबर 8 और ये लास्ट पॉइंट है, वो सारे कंट्रीज जो कि नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं वो इंटरनेशनल ऑर्डर को रीस्ट्रक्चर करने के बारे में कदम उठाएंगे और एक नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को बनाने की कोशिश करेंगे और ग्लोबल साउथ का ग्लोबल नॉर्थ के ऊपर बार्गेनिंग पावर को बढ़ाने में मदद करेंगे। तो ये थे नॉन अलाइंड कंट्रीज के गोल्स। तो इससे हम समझ सकते हैं कि किस तरह से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एक बहुत ही नोबल आइडिया से आया था और इन सारे कंट्रीज का सिर्फ एक ही एम था जो कि था इन सारे कंट्रीज का एक ही एम था कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनका हेल्प एंड सपोर्ट करना। ऐसा ना हो कि फिर से एक नया तरह से इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म के तरफ जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो बढ़ें और उन्हें फिर से गुलाम बना लें। जैसा कि हम आज देख रहे हैं कि चाइना बहुत सारे कंट्रीज को लोन देता है और लोन देने के बाद उनके ऊपर इतना हाई इंटरेस्ट रहता है कि वो कंट्रीज पे नहीं कर पाते हैं और अंततः उन कंट्रीज को अपने आइलैंड्स या अपने कुछ इकोनॉमिक पोर्ट्स को चाइना के पास गिरवी रखना पड़ता है या फिर चाइना उन्हें बहुत सालों के लिए लीज पर ले लेता है। तो इसे बोलते हैं इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म और नाम इन्हीं सब चीजों के अगेंस्ट था। तो आज हम देख सकते हैं कि आज के सिनेरियो में ये किस तरफ आगे बढ़ रहा है। आज के सिनेरियो में नाम का वैल्यू थोड़ा बहुत तो जरूर कम हो गया है। इंडिया भी हम देख सकते हैं कि यूएसए की तरफ लीन हो रहा है और यूएसएसआर चाइना की तरफ लीन हो रहा है। आगे देखते हैं कि किस तरह से नाम आगे बढ़ता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग स्टडी बडी। Please like, share and subscribe to our channel if you like this video. Thanks for watching Study Buddy.